Hello and welcome to TaxCraft. Today we are going to discuss about basics of TDS और TDS के बाद सैलरी के जो प्रोविजंस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो हर साल कोई भी आदमी जो एक इनकम कमाता है, जो मिनिमम इनकम है 2,50,000, तो जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 3 लाख है, उससे अगर ज्यादा इनकम कमाई तो उसको टैक्स देना पड़ता है एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स कभी भी, जैसे कोई भी साल में, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2022 और 23 के साल में जो भी इनकम कमाई, जो भी फाइनेंशियल ईयर में कमाई, वो आपको 31 जुलाई 2023 के अंदर पे करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक के बीच की जो इनकम है उसका टैक्स देना पड़ेगा। जब आप इंडिविजुअल हो, कंपनी और फार्म और इन सबके केसेस में ये डेट अलग अलग होती है, डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है, बट हमने एक रेफर लेके किया है कि वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पूरे साल आपने कुछ भी टैक्स नहीं पे किया और फाइनल जब आईटीआर भरने का टाइम आया तब टैक्स पे किया, तो सरकार को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क करने होते हैं, वो एक लास्ट टाइम तक वेट नहीं करती, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म निकाले। तो टीडीएस एक तरह का एक मैकेनिज्म है टैक्स पे करने का। जो हम आईटीआर फाइल करने के टाइम पे टैक्स पे करते हैं वो भी एक टैक्स है और टीडीएस भी एक टैक्स है, बस फर्क इतना है कि टीडीएस को एडवांस में ले लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो सोर्स का मतलब क्या हो गया? सोर्स का मतलब ये हुआ कि जब भी पैसा कमाया गया, जहां पे भी, उसी टाइम पे टैक्स कट कर लिया, उसका वेट नहीं किया गया बाद के टाइम तक। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो देखे जाए कि ए ने बी को कुछ पेमेंट किया, सबसे आसान है, ए ने बी को सैलरी पेमेंट की, ये इसका क्या हो गया? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की। अब एम्प्लॉय को सैलरी पे की तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? मान लो एम्प्लॉयर की सैलरी है हर महीने की 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए उसको सैलरी मिलते, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसकी सैलरी में से फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, 30% वो देखेंगे कि कितनी रेट होती है, वो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए कट करके उसको क्या बोलेगा कि मैंने आपका टीडीएस कट कर लिया। बाकी के कितने बचे? 1,80,000 रुपए वो किसको दे देगा? एम्प्लॉय को दे देगा। तो एम्प्लॉय को कितना मिला? 1,80,000 रुपए मिले, प्लस प्लस क्या? एक सर्टिफिकेट मिला, वो 20,000 का टीडीएस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो एम्प्लॉयर है वो तो डिडक्टर है, मतलब जो देने वाला है वो डिडक्टर है और जो लेने वाला है उसको डिडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। टीडीएस कट कौन करेगा? टीडीएस कट करेगा एम्प्लॉयर सैलरी के केस में। ठीक है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ए ने एक बी को काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये काम करना है, और उसके लिए मान लो कि पैसे दिए उसमें 10 लाख रुपए। तो जो 10 लाख रुपए है, तो देने वाला कौन है वहां पे? कॉन्ट्रैक्टर का। एक कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किसका है? ए का काम है। किसको देना था? बी को। तो पैसे किसको माने? देने वाले हैं, बी को मिलने वाले हैं। तो बी के जो पास पूरे 10 लाख नहीं मिलेंगे, कुछ टीडीएस कट होके टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ गए? तो देने वाला जो गिवर होता है वो डिडक्टर होता है, और जो रिसीवर होता है, एक सिंपल सी भाषा में, वो उसका डिडक्टिव होता है। ठीक है, डिडक्ट तो कर लिया पैसा। अब इंप्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमें गिवर का पता चल गया, रिसीवर का पता चल गया, सब चीजों का पता चल गया कि पैसा कट करना है, और कहां पे कट करना है वो भी हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे कट करना है, प्रोफेशनल फीस पे कट करना है, उसके बाद सैलरी के ऊपर कट करना है, रेंट के ऊपर कट करना है, बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे उसमें, और रेट भी कितनी है वो भी हमें वहां से पता चल जाएगी। तो रेट का हमें पता चल जाएगा आगे आने वाले उससे, और रेट के बाद हमें डिडक्टर का तो पता चलेगा कि किसको डिडक्ट करना है। जैसे सैलरी के केस में एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली अगर एक सिंपल सा रूल बनाए तो रिसीवर को पैसे मिलेंगे। कौन देगा रिसीवर को? गिवर देगा, जो जिसको धंधा करने को दिया। तो गिवर क्या करेगा? टीडीएस कट करके उसको पैसे देगा। अब उसके बाद बात आती है कि अब जो गिवर है, जो डिडक्टर है, उसकी क्या जिम्मेवारी है। अब डिडक्टर क्या करेगा? पैसा डिडक्ट करने का एक तो पहले उसकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए डिडक्ट किए। अब ये 20,000 रुपए एम्प्लॉयर वो उसके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा।
गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा विद इन द ड्यू डेट। उनकी ड्यू डेट होती है, अगर उसने नहीं किया तो उसकी पेनल्टी और वो सब आते हैं। और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद उसको क्वार्टरली, हर 3 महीने में क्वार्टरली एक टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। तो इन सब चीजों के बारे में जस्ट एक आपको आइडिया देता हूँ, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि भाई डिडक्टर ने पैसा डिडक्ट तो किया, उसके बाद क्या, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, वहां से टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगा, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट में अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी देगा एम्प्लॉय को। ठीक है सर, वो बात तो हो गई। अब एम्प्लॉय को तो नुकसान हो गया ना 20,000 रुपए का। हाँ, जब अब एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉयर का तो डिडक्टर का तो मतलब समझ आ गया। डिडक्टी क्या करेगा, ये 20,000 रुपए के हिसाब से अपने पूरी साल की, जब वो आईटीआर फाइल करेगा, आईटीआर फाइल करने के टाइम पे अपनी पूरी इनकम को कैलकुलेट करेगा। पूरी इनकम में कितना टैक्स आएगा, टैक्स को कैलकुलेट करेगा। जैसे कि इस केस में लेके चल पड़ते हैं, जैसे उसकी टैक्स के अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आ गई 50,000 रुपए, कि भाई उसको 50,000 रुपए का टैक्स देना है। ठीक है, अब 50,000 में से देखेगा, अरे मेरा 20,000 तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो इसमें से 20,000 जो ऑलरेडी टीडीएस के रूप में डिडक्ट हो चुका था वो कैंसिल करके बाकी का कितना बचा 30,000, वो आईटीआर फाइल करने के टाइम पे उसको पे करना पड़ता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे उसका टैक्स के अमाउंट बन रही कितनी 10,000 रुपए, लेकिन देखिएगा कि मेरा ऑलरेडी टैक्स कितना कट चुका है 20,000, तो बाकी के जो 10,000 बचे ये उसको एज ए रिफंड मिल जाएगा आईटीआर फाइल करने के बाद। तो यहां से ना कुछ चीजें आपको क्लियर की हो गई होंगी कि टीडीएस तो मतलब एक तो ये है कि गवर्नमेंट को लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ता, उसको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहता है हर महीने। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे इंप्लॉई अगर इसका टीडीएस डिडक्ट ना किया होता यहाँ पे, और टीडीएस डिडक्ट ना करने के बाद ये इंप्लॉई अगर आईटीआर फाइल ही नहीं करता, ठीक है, या गवर्नमेंट के अकाउंट में यहाँ पे पैसे डिपॉजिट ना किए होते तो ये फाइल ही ना करता, तो इसका जो 10,000 रुपए का भी टैक्स था वो भी ना देता है। तो एक टैक्स इवेजन का जो मतलब ये है वो रुक जाता है, टैक्स इवेजन को रोकने में हेल्प करता है। प्लस क्या होता है कि जब डिडक्टी जिसका पैसा कटा है उसके लिए भी एक इजी हो जाता है टैक्स को कैलकुलेट करने के टाइम पे। अगर देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट ना करता और जब आईटीआर फाइल करने के बात आती तो उसको पूरा 50,000 रुपए देना पड़ता है, 50,000 रुपए ज्यादा अमाउंट हो जाती है। चूंकि उसने 20,000 ऑलरेडी दे चुका है तो उसके ऊपर पहले का प्रेशर कम बनेगा, इसलिए 30,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो एक कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होगी फॉर टैक्स पेयर पेमेंट, टैक्स की पेमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताया है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या टीडीएस एक मात्र तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी है जो सरकार पहले ले लेती है? तो वो उनमें से कुछ नाम है, जैसे टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, और सेक्शन 192(1)A, इसके बारे में तो अभी डिस्कस करेंगे। एडवांस टैक्स भी हम टीडीएस से नेक्स्ट नीचे चैप्टर रहेगा वो एडवांस टैक्स का रहेगा। और टीसीएस टीडीएस का थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे जो गिवर है वो कट ना करके बल्कि रिसीवर है वो पैसा कट करता है। वो कुछ केसेस है, कुछ सर्कमस्टेंसेस है, उसके बारे में डिटेल। तो बेसिकली ये चीजें हैं जहां पे कट होता है। उसके बाद हम फाइनली एक असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आईटीआर फाइल करने के टाइम पे अगर कुछ टैक्स की कमी रह गई तो हम आईटीआर फाइल करने के टाइम पे, तो ये 4-5 तरीके हैं टैक्स लेने के। दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, और कब ड्यू डेट है, वो सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब बात देखो, एक्ट में क्या होता है ना, हर एक चीज लिखी रहती है, कोई भी आदमी इसको मिस इंटरप्रेट ना करे। कुछ कंडीशंस ऐसे भी रहेंगी जहां पे टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या करे, एसएससी तो बोलेगा कि भाई मेरा तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं, तो क्या मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है सेक्शन 192 के अंदर कि अगर टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है तो ये जो डिडक्टी है, जो रिसीवर है, उसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। कब? जब वो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा तभी। तो इनकम वेयर टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पे टैक्स इज लायबल टू डिडक्टेड बट नो डिडक्ट, एक्चुअली नोट। दो चीजें हैं जहां पे टैक्स करने की जरूरत ही नहीं है, एक्ट नहीं बोलता तो कुछ भी गलत नहीं है, तो वो आईटीआर फाइल करने के टाइम पे एसएससी भर देगा। अगर टैक्स तो करने की जरूरत थी बट डिडक्टर जो एम्प्लॉयर उसने गलती कर दी, उसने डिडक्ट नहीं करा, तो अब आप ये नहीं कह सकते, कौन, ये जो एम्प्लॉय है वो ये नहीं कह सकता अरे मेरा काम, मेरा टैक्स तो डिडक्ट करने का इसका काम था, नहीं किया तो मैं भी नहीं पे करता। नहीं,
इसने अगर गलती करी है, अगर एम्प्लॉयर ने गलती करी तो एम्प्लॉय जो डिडक्टर ने गलती करी है तो डिडक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वाईटीआर फाइल करे तो टैक्स उसको भरना पड़ेगा। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट आता है, मैं इसका थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में वो भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दैट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट। देखो क्या होता है कि जब भी इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्ट करने की बात होती है तो एक डिडक्टर की कुछ, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो डिडक्ट करेगा, ठीक है, डिडक्ट करके उस टैक्स को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। किधर करेगा, डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट, और वो भी बिफोर ड्यू डेट। ये बात ध्यान रखना, बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद भी कर सकता है बट उसके ऊपर पेनल्टी और वो सब लग सकते हैं। अब डिपॉजिट करने के बाद एक टीडीएस रिटर्न भी फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा, एक टीडीएस रिटर्न। सो टीडीएस रिटर्न भी फाइल करेगा। ये कौन है, ये डिडक्टर की जिम्मेवारी है, ठीक है। इतना सब तो समझ में आ गया। अब एसएससी डीम्ड इन डिफॉल्ट क्या होता है, अब वो बताता हूं। अब देखो, कोई भी आदमी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी, अब देखो, अब एक आदमी एम्प्लॉयर है, यहाँ पे पता चल गया कि एम्प्लॉय को पैसा डिडक्ट करना है या फिर कोई आदमी पैसा किसी को दे रहा है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, किसी को रिस्पॉन्सिबल करती है जो उसके बिजनेस को कंडक्ट करना होता है, उसको एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, यहाँ पे बताया आपने। और एन एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 192, ये क्या होता है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। तो उसको डिडक्ट करना होता था टीडीएस, लेकिन भाई साहब ने नहीं किया डिडक्ट। लेकिन डिडक्ट करने के बाद उसने टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। पहली बात तो डिडक्ट करना चाहिए था, डिडक्ट नहीं किया, नहीं किया कोई बात नहीं, उसने कर तो लिया, डिडक्ट तो कर लिया दूसरे केस में, लेकिन उसने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। ये भी गलत बात है। ये तो और भी गलत बात है कि गवर्नमेंट का पैसा लेके आप उसको डिपॉजिट नहीं कर रहे, वहां पे तो और भी ज्यादा है। और कई बार क्या करता है कि या तो पूरा या पार्ट ऑफ द टैक्स जितना टीडीएस कट किया है उतना डिपॉजिट नहीं किया, थोड़ा डिपॉजिट कर दिया, वो भी। तो ये जब तीनों सर्कमस्टांस हो गया, तो उसने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करने के बाद उसने डिपॉजिट नहीं किया, या फिर पूरा टैक्स उसने डिपॉजिट नहीं किया, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। और एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा तो बहुत सारे प्रोविजन फिर से लागू हो जाएंगे, जो प्रोसिक्यूशन के हैं, जो पेनल्टी के हैं, जो इंटरेस्ट के हैं, फाइन के हैं, वो सब प्रोविजंस हम आगे डिटेल में देखेंगे। बस एक बार आपको थोड़ा थोड़ा मैंने मोटा मोटा तौर पे बता दिया कि एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट क्या होता है टीडीएस के केस में। अब हम पढ़ेंगे सैलरी सेक्शन के बारे में 192। तो देखो, अब जितने भी सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन रहेंगी। कॉमन चीजें क्या क्या रहेंगी वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन चीजों में पहली बात तो ये रहेगी, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है सर टीडीएस समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन कहां पे टीडीएस एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने बताया था कि सब जगह पे तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेबल है भी तो चलो मैं दूसरी सीट पे समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात तो ये आएगी कि कहां पे एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल तो पता होना चाहिए ना, कौन सी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कट करना, कौन सी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं करना। एप्लीकेबल तो है, हमें पता चल गया, बट कौन डिडक्ट करेगा, हु इज डिडक्टर, डिडक्टर कौन है, ठीक है, डिडक्टर कौन है ये भी पता चल गया हमें कि भाई इस आदमी को डिडक्ट करना है। अब रेट ऑफ डीडीएस क्या है, कि किस रेट पे टीडीएस को डिडक्ट करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में आएगा कि यार चलो ठीक है डिडक्ट का पता चल गया, यहाँ पे एप्लीकेबल है, अब रेट ऑफ टीडीएस का क्या है वो भी पता चलना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये भी आना चाहिए कि कब डिडक्ट करेगा, रेट ऑफ टीडीएस भी पता चल गया, लेकिन किस टाइम पे डिडक्ट करे, तो व्हेन टू डिडक्ट, व्हेन टू डू टीडीएस, किस टाइम पे टीडीएस करना चाहिए वो भी है, ठीक है। अब हमें यह भी पता चल गया कि किस टाइम पे टीडीएस कट करना चाहिए, तो ड्यू डेट क्या है उस टीडीएस को कट करने की और डिपॉजिट करने की, ड्यू डेट्स क्या है, ये सब चीजें हमें हमारे दिमाग में आती हैं। अब इन सब चीजों का हम जितने भी आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में है या फिर रेंट के केस में है, तो रेंट के केस में किस किस पे लागू है, ठीक है, डिडक्टर कौन होगा, किसको डिडक्ट करना है, ठीक है, रेट ऑफ कितने रेट पे करना है,
कब करना है, क्या ड्यू डेट से पहले करना है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आएंगी जो आगे आने वाले प्रोविजंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले सैलरी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सैलरी हम बेसिकली देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में, उनकी फैमिली में किसी न किसी तो सैलरी इनकम तो कमाई ही कमाई है, खुद आप कमा रहे हो। तो सैलरी के केस से सबसे ज्यादा हम इजी तरीके से समझा भी सकते हैं टीडीएस के बारे में, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कैसे टीडीएस को कट करना है। तो सबसे पहली बात की एप्लीकेबिलिटी की, कब टीडीएस की, अगर कोई भी आदमी सैलरी के अंदर, कोई भी आदमी सैलरी हेड के अंदर अगर टैक्स सैलरी दे रहा है, इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वहां पे टीडीएस कट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, जिसको भी सैलरी मिल रही है, कौन दे रहा है उसको सैलरी, जहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप है, जो सैलरी सेक्शन में हमने पढ़ा था, वहां पे टीडीएस कट होगा। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो उसमें हो, किसी भी जगह पे हो, अगर सैलरी मिल रही है, इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप है, तो टीडीएस कट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब किस टाइम पे करना है, अभी देखो दो तरह से होते हैं। एक तो तरीका ये होता है, एक सैलरी दो तरह से मिलती है, कि हमें कई बार क्या होता है कि सैलरी ना हर महीने की 7 तारीख को मिलती है, मान लो 1 मिनट के लिए 7th को मिलती है, बट 7th को मिलनी चाहिए, बट अब की बार क्या हो गया, मेरी सैलरी डिले हो गई ड्यू टू सम रीजंस, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी सैलरी नहीं मिली, और मुझे सैलरी कब मिली है, 10th को मिली है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 7th को सैलरी डिडक्ट करूं या 10th को सैलरी डिडक्ट करूं, कब करूं सैलरी डिडक्ट, ये बात तो सही है। तो व्हेन टू डिडक्ट सैलरी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, तो जब सैलरी पे की गई है, कौन सी डेट है वो, 10th, तभी सैलरी को डिडक्ट करना है। एक्चुअल बेसिस पे उसको माना नहीं जाएगा, जब एक्चुअल में पेमेंट हुई है तभी टीडीएस करना है, ऐसा नहीं कि 7th को ही आपने टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए एक बात क्लियर हो गई। पहली बात ये होगी कि भाई किसको, जो भी सैलरी दे रहा है, जो आपका डीडीओ एम्प्लॉयर है, उसको डिडक्ट करनी है, और कब करनी है, जब सैलरी की पेमेंट हो रही है, जब एक्चुअल में सैलरी एक्रूवल होनी चाहिए उस डेट को नहीं, जब पेमेंट हो रही है उस डेट को। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब रेट ऑफ डिडक्शन किस रेट से करें, ठीक है, उसके लिए आ गया एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। अरे यार ये क्या है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये तो बहुत कोई रेट ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, 2% पे कर लो, 10% पे कर लो, क्योंकि आगे वाले सेक्शंस में, मोस्टली सेक्शंस में क्या है कि एक फ्लैट रेट है कि 5% पे कर लो, 2% पे कर लो, 10% पे कर लो, 10 नहीं है तो 20% पे कर लो, वो सब डिटेल इसमें होते, बट यहाँ पे एक एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अब एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का कैसे डिडक्ट करें, कैसे कैलकुलेट करें, चलो उसके बारे में हम आप ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि कई एम्प्लॉयर हैं, ये चीज आप ध्यान से देखो, तो दोनों चीजें एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, और ये वाला तो परक्यूजेट, नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट के बाद जो हम सैलरी सेक्शन में पढ़ा था। देखो परक्यूजेट दो तरह के होते हैं, एक मॉनिटरी परक्यूजेट, एक नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट। नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट तो ऐसा होता है जिसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, आपको एक सर्विस दी जाती है। परक्यूजेट जो मॉनिटरी परक्यूजेट में कैश इन द फॉर्म ऑफ दी जाते हैं। तो एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स, एक एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, तो ये भी देखा जाए तो क्या हो गया, परक्यूजेट ही हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट के, उसने सैलरी में कैश तो दिया, लेकिन उसका जो टैक्स बन रहा है वो भी एम्प्लॉयर बोला कि अरे यार तुम मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, मैं ही तेरा टीडीएस पे टैक्स पे कर देता हूँ, जितना भी टैक्स आएगा वो भी तुम्हारी कंपनी पे करेगी, तुम्हें पे करने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें कैश नहीं दूंगा एज सच, बट मैं तुम्हारे बिहाफ पे कर दूंगा। इस सिचुएशन में भी एम्प्लॉयर मे पे हिज टैक्स इन एडिशन टू सैलरी के ऊपर जो टीडीएस, सैलरी के ऊपर जो टीडीएस आएगा तो पे करना ही करना है, प्लस खुद का जो टैक्स है जो उसमें, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है, वो भी किस रेट पे, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। दो जगह पे एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गई कि सैलरी के ऊपर भी और नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट के, उसके ऊपर हम एक एग्जांपल से समझते ना तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि कोई मिस्टर ए है, ठीक है, ये अपने मैनेजर को, इसकी कंपनी में एक मैनेजर है, इसका नाम दे देते हैं मिस्टर बी, इसको सैलरी देता है कितना, 7,30,000 रुपए पर एनम, पूरे साल की सैलरी 7,30,000 रुपए। इसके साथ एम्प्लॉयर क्या कहता है, मैं तुझे नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट भी दूंगा। नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट वो कितने के देगा, नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट
वो देगा कितने के, मान लो कि 1,20,000 रुपए के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट देगा पूरे साल में। अब मुझे ये बताओ कि इसमें एवरेज रेट किस रेट से टीडीएस किया जाए, अब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बता तो दो कि ये न्यू टैक्स रिजीम है, आपको पता है ना, या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम आजकल क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, और ये आपकी ऑप्शनल है, ये सिलेक्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन से, न्यू टैक्स रिजीम। हमने मान लिया कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज टैक्स, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, ग्रोस सैलरी तो कितनी हो गई, ग्रोस सैलरी तो उसको होगी 7,30,000 रुपए, ठीक है। उसमें टोटल जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है वो भी ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 1,20,000 रुपए, ये होगी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी में टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 8,50,000 रुपए। हम मान लेते हैं कुछ और उसमें डिडक्शन नहीं है, बस एक सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस कर देते हैं 50,000 का। तो टोटल कितना बन गया, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद 8 लाख रुपए। 8 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो आपको पता है ओल्ड टैक्स के अंदर 0 से 2.5 लाख तक तो मिल, अब 2.5 से 5 लाख तक कितना आएगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5% हो 2.5 लाख, कितना आ जाएगा 12,500 रुपए। अब 5 लाख से 8 लाख तक कितना हो गया, 3 लाख हो गया, और उसका कितना 20%, तो कितना हो गए 60,000 रुपए। तो टोटल कितना आ गया 72,500 रुपए। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है, वो कितना है 4%, तो 72,500 का 4% निकालो। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, चलो कैलकुलेटर निकालते हैं। ये देखो हमने पहले कैलकुलेशन करके रखी थी इधर, तो कितना 72,500 का 104% कितना आ गया 75,400, 75,400, 75,400, ये आ गया टैक्स। ये तो टैक्स निकाल दिया, बट हमें निकालना क्या है, तो टैक्स कितना उसका एवरेज इनकम टैक्स किस रेट से हमें डिडक्ट करना है, तो पूरे साल का निकाल दिया, ठीक है। इसी हिसाब से हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, तो उसका पूरे साल में कितना उसको इनकम मिलने वाला है। अप्रैल मई से शुरू कर दो कि भाई उसमें कितना इंक्रीमेंट लगेगा, कितना नहीं, एक एस्टिमेट निकाल दो और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो। अगर कुछ कमी पेशी रह रही है क्या, तो लास्ट के 2 महीने रहते हैं, जो जनवरी और फरवरी वाले, उसमें अगर मान लो कुछ ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है तो ज्यादा कट कर सकते हो, क्योंकि जनवरी और फरवरी आपको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि कितनी उसकी ग्रोथ सैलरी होने वाली है अपने एम्प्लॉय की। अब इस 7,75,400 रुपए हो गए। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब 75,400 रुपए हो गए कितने पे, 8 लाख के ऊपर। तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा, वो कितना आएगा, इसका परसेंटेज निकालो तो वो आ जाएगा 9.425%। अब जितना भी उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा इस हिसाब से कैलकुलेट करना उसका। तो पूरे देखा जाए तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी आ गई, इतनी आ गई। अगर अलग अलग निकाले हम, अलग अलग निकालने की बात कर रहे हैं, तो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितने थे 1,20,000, इसका 9.425% निकालो, 9.42 तो कितना आ जाएगा 11,310 रुपए। ये आ गया नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर। अच्छा, वो जो सैलरी थी नॉर्मल, उसके ऊपर कितना, सैलरी कितनी थी, जो बाकी का 75,400 रुपए बचा उसका कितना आ गया, ये 11,300 माइनस करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा 64,090 रुपए। ये तो हो गया सैलरी के ऊपर टैक्स, और ये हो गया नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर टैक्स, ठीक है।
चलो होप करता हूँ आपको ये समझ में। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख सकते हो, और उसके बाद में अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। देखो, हर डिटेक्टर को अपने एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए कि भाई आप कौन सा टैक्स रिजीम में जा रहे हो, कि दोनों के टैक्स रिजीम की रेट अलग है, तो उसके हिसाब से ही एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकलेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये एम्प्लॉय की जिम्मेवारी है अपने एम्प्लॉयर को बता दे कि कौन सा टैक्स रिजीम उसके लिए बेनिफिशियल है। और इंटीमेशन मिलने पर जो डिडक्टर है, जो एम्प्लॉयर है, वो टीडीएस कट करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एक्सरसाइज, कौन सा भाई न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने इंटीमेट नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉय कंटिन्यू टू बी इन द डिफॉल्ट टैक्स। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है? न्यू टैक्स रिजीम। अगर एम्प्लॉयर के कहने पर एम्प्लॉय ने नहीं सबमिट किया, कुछ भी नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू टैक्स रिजीम में अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और उसको, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन तो एटीसी का वो सब तो मिलता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से वो उसमें क्या कर देगा, टैक्स डिडक्शन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकाल के टैक्स टीडीएस करना शुरू कर देगा। अगर वो बताता है कि नहीं मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाने पर आपको क्या देनी पड़ेगी, आपके अगर कुछ सेविंग्स है, एटीसी की डिडक्शंस है क्या, वो सेविंग्स आपको पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखो देखो मेरा इतना मैंने एलआईसी में इन्वेस्ट किया, इतना मैंने उधर इन्वेस्ट किया, वो सब इन्वेस्टमेंट बतानी पड़ेगी। एचआरए में मुझे इतना डिडक्शन मिलना चाहिए, मैं इतने रेंट पे रहा हूँ, रेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई एलटीसी क्लेम किया है, जो ट्रैवल के लिए जो ट्रैवल कंसेशन मिलता है, तो उसका सब डिटेल देना पड़ेगा। उसके हिसाब से वो माइनस करके, रिबेट को माइनस करके, फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर टीडीएस की एवरेज रेट निकाली जाएगी। ठीक है, ये मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं, कोई एसएससी ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज्यादा एम्प्लॉय सुबह की शिफ्ट में एक जगह पे काम कर रहा है, रात की शिफ्ट में दूसरी जगह पे काम कर रहा है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है। मान लो मैं एक जगह पे नहीं, दो जगह पे काम कर रहा हूँ, तीन जगह पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं फर्स्ट एम्प्लॉयर से अपना टीडीएस कट कराऊं, या दूसरे एम्प्लॉयर से टीडीएस कट कराऊं, या तीसरे एम्प्लॉयर से। तो ये सब चीजें अगर मुझे फर्स्ट एम्प्लॉयर से करनी है तो उसको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर दूसरे से करनी है तो दूसरे को डिटेल देनी पड़ेगी, पहले वाले की भी और तीसरे वाले। हम तीन एम्प्लॉय के अंडर में काम, एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा हूँ, तीन जगह पे काम कर रहा हूँ, तो तीनों की अपनी सैलरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद तो सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर should take such information into consideration and then deduct TDS। वो उसके बाद वो एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि अब ये तो हो गया कि एक ही टाइम पे तीन आदमी के पास काम करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि साल में आधे साल तो उसने एक एम्प्लॉय के पास काम किया, उसके बाद भी भाई साहब ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट ले ली, और पहले वाले एम्प्लॉय से उसने अपना नाता तोड़ दिया, मतलब उसने उससे जॉब छोड़ दी, अब नई जगह पे उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। ये भी काफी नॉर्मल होता है, ये तो बल्कि बहुत नॉर्मल है इस एग्जाम्पल, इस केस के सिनेरियो में। तो जो आपका करंट का एम्प्लॉयर है उसको ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि पहले कितना मैंने टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है, कितनी मैंने सैलरी वहां से मिली है, और वो सैलरी में से कितना टैक्स पे किया है कि नहीं किया। तो जो करंट का एम्प्लॉयर है उसको वो पहली वाली सैलरी को आप इनटू द कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, और इस कंसिडरेशन लेने के बाद उसको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऐसी चीजें। एक टैक्स पेयर के पास सैलरी इनकम है और उसके साथ साथ कुछ दूसरी इनकम भी है। मान लो कि उसके पास एक घर है, उसने रेंट पे चढ़ा के रखा है, तो रेंटल इनकम भी आ रही है, तो उस केस में वो इंफॉर्मेशन भी उसको अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, और वो एम्प्लॉयर का सैलरी इनकम प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी, या फिर कैपिटल गेन की कुछ इनकम, उसने कुछ प्रॉपर्टी सेल करी है सॉरी, उन दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड कर रहे, जितने भी हेड में उसके इनकम है उसको ऐड करके उसके ऊपर टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक है, सच अदर इनकम और एनी टैक्स डिडक्टेड अंडर अकाउंट, और लॉस अगर कुछ है तो लॉस को भी माइनस करने को मिल सकता है, लेकिन वो लॉस सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। अगर कैपिटल गेन की वजह से लॉस हुआ है तो सैलरी इनकम से माइनस नहीं करने को मिलेगा टीडीएस के डिडक्ट करने के टाइम पे। लेकिन अभी आपको एक बात बता दूं, ये लॉस जो माइनस करने को मिल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में तो कुछ भी माइनस करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर दो
हेड से उसको सैलरी, कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस इनकम है, वो अगर इनकम है तो वो भी अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। और इन केस अगर उसको लॉस हो रहा है तो लॉस भी माइनस करने को मिलेगा, ओनली इफ इट इज ऑन द होल टैक्स रेजिम। उसके बाद एम्प्लॉयर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक स्टेटमेंट फर्निश करेगा इन फॉर्म 12BA में। उसके अंदर करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर और परक्विजिट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सब कुछ वो सैलरी की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। और ये 12BA है, ये तभी इशू किया जाता है जब एसएससी की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा बढ़ रही हो। उसके बाद एक फॉर्म 16 होता है। आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते तो 26Q 24Q का फाइल करना पड़ता है। वो सब चीजें हम जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके ऊपर पूरे डिटेल में पढ़ने वाले। फॉर्म 16A क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 15G क्या होता है, 15H क्या होता है, वो सब चीजें भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज जो मैंने पहले भी शायद आपको बता दी थी कि कोई भी एसएससी अगर कुछ भी क्लेम कर रहा है सैलरी में डिडक्शन के लिए तो उस क्लेम का उसको प्रॉपर एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने वो प्रूफ नहीं दिया क्लेम का, कि जैसे मान लो कि उस रेंटल जो उसका एचआरए में डिडक्ट करने को उसने बोला, तो एचआरए में कहाँ पे रह रहा है और रेंटल एग्रीमेंट वो सब देना पड़ेगा। अगर एलटीसी ली है तो एलटीसी का इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो रेंटल का जो डिडक्शन था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर नहीं देगा, और नहीं देने के केस में उसको टीडीएस ज्यादा कट करना पड़ेगा। Person responsible for paying any income chargeable under the head salary to obtain from the SSC the evidence, the proof and the particular prescribed claim, ये उसको करना पड़ेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने सैलरी और इनकम टैक्स में टीडीएस के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। अब आगे जब आएंगे तो हम धीरे धीरे इसी फॉर्म में कि कब कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कब डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट नहीं करना है, वो भी कुछ एक्सेप्शंस पे रहते हैं, वो सब पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आप बताइए किस तरह की वीडियो हमें बनानी चाहिए। अगर कुछ चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं, हम वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।